ओके, अब हम आगे का स्टार्ट करने वाले हैं। अब हमारे यानी कि मैन के अंदर क्या-क्या जो है वो किस तरह के प्रोसेस होते हैं होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। तो आपके पास 3 ऑर्गन्स हैं। पहला है स्किन, फिर लंग्स और फिर किडनीज़। ठीक है? स्किन स्किन की ऐसे आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है और दूसरी बात होमियोस्टेसिस वाटर के लेवल को भी मेंटेन करती है। ठीक है? टेम्परेचर, वाटर, सॉल्ट वगैरह इन सब के लेवल को स्किन मेंटेन करती है। वो मैंने आपको बता दिया। आपको सर्दी लग रही होती है तो आप अपने ऊपर चादर ओढ़ लेते हो, तो स्किन भी ऐसा ही काम करती है। आपके मसल्स का टेम्परेचर कम ना हो तो इस वजह से अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ये एक स्किन की लेयर या चादर कह लो आप लगाई हुई है ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा ना हो, मेंटेन रहे। इसी तरह वाटर का लेवल भी मेंटेन रहता है, सॉल्ट का लेवल भी मेंटेन रहता है। सॉल्ट एक्सेस सॉल्ट अगर बाहर निकालना होता है या वाटर बाहर निकालना होता है तो वो स्किन खुद ही मुताबिक से स्वेटिंग के ज़रिए, स्किन के ज़रिए से बाहर बाहर निकल आता है, ठीक है? फिर है लंग्स। लंग्स में मैं आपको ये भी पता है बता चुका हूँ कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो जाती है, ज़ाहिर-सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल्स को मेंटेन करना पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर और ऑक्सीजन को अंदर, तो फिर वो विद द हेल्प ऑफ लंग्स होता है। और किडनीज़ के ज़रिए आपको पता है वेस्ट निकलता है बाहर, ठीक है? उसका भी आपको मैंने थोड़ा-सा बता दिया एक्सक्रीशन का जो मैंने बताया था वो किडनीज़ के ज़रिए होता है। ठीक है? अब आप यहाँ से लिखना शुरू करिएगा होमियोस्टेसिस इन मैन से लेकर यहाँ तक। इन इस पे बिल्कुल नोट आ सकता है पूरा, ठीक है? फिर आगे चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन। अच्छा, ह्यूमन स्किन के बारे में बिल्कुल स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। आइदर वो नोट की फॉर्म में पूछ ले या आपको बनाने की फॉर्म में पूछ ले, तो मैं आपको इस डायग्राम में समझा देता हूँ। देखिए 3 लेयर्स होती हैं। पहली है एपिडर्मिस, फिर है इसके नीचे वाली जितनी भी लेयर होती है उसको हाइपोडर्मिस कहते हैं, ठीक है? फिर ये देखिए आप देख लें ये नीचे वाली लेयर डर्मा है, फिर है हाइपोडर्मिस और फिर है सबक्यूटेनियस लेयर। देखो, ये टोटल वैसे 3 लेयर होती हैं। पहली है एपिडर्मिस, फिर है डर्मा या फिर डर्मिस कहते हैं और सबसे नीचे वाली हाइपोडर्मिस, ठीक है? ये देख रहे हैं आप, पहली एपिडर्मिस, फिर है डर्मा यानी कि डर्मिस, फिर है हाइपोडर्मिस और फिर है सबक्यूटेनियस लेयर जिसमें फैट्स होते हैं। सबक्यूटेनियस लेयर में फैट्स होते हैं। जो ये वाली लेयर है ना सबसे नीचे वाली, इसमें फैट्स होते हैं। ये एडिपोज टिश्यूज जो नजर आ रहे हैं ये फैट्स ही होते हैं। फिर डर्मिस के अंदर और हाइपोडर्मिस के अंदर वेन्स और आर्टरीज होती हैं। आपका हेयर यहीं से ग्रो कर रहा होता है। स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से पसीना कहाँ से निकलता है वो वाले ग्लैंड्स होते हैं, वो पार्ट्स होते हैं। नर्व्स होते हैं। नर्व्स क्या होते हैं ये आपको अभी चैप्टर नंबर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में पता लगेगा। फिर स्वेट पोर्स होते हैं जहाँ से स्वेट बाहर आता है और हेयर्स होते हैं स्किन के ऊपर, हाई एपिडर्मिस के ऊपर हेयर्स होते हैं। इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं थी। हाइपोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर कहते हैं, इनर मोस्ट लेयर को हाइपोडर्मिस कहते हैं, ठीक है? इसके अलावा हाँ, यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं जो आपकी स्किन पे ऑयल आता है ना, तो एक ऑयल ग्लैंड्स होते हैं आपकी स्किन के ऊपर, वो ऑयल निकालते रहते हैं, ठीक है? उनको सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं। ये एक ऑयली सेबम निकालता है, ऑयली सीबम। ये एक ऑयली मटेरियल होता है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखता है, ड्राई मौसम में मॉइस्चराइज करता है और गर्मियों में ऐसा लगता है जैसे ऑयली स्किन हो रही है तो आप फिर मूड होते हो वगैरह, ठीक है? इसके अलावा डर्मिस के अंदर सारा मेन काम होता है, प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। देख रहे हैं एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के दरमियान एक लेयर होती है डर्मिस जिसे कहते हैं, ठीक है? इट कंटेन्स मेनली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट इज नर्व्स एंडिंग रिसेप्टर। हाँ, इसमें नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं वगैरह वगैरह। सारे सॉल्ट वाटर यहाँ क्योंकि ये मेन लेयर होती है, थिक लेयर होती है, यही काम करती है टेम्परेचर को मेंटेन करना, सिक्रीशन ऑफ एक्सक्रीशन वगैरह वाटर की, ये सब इसी का काम होता है। फिर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस किससे मिलके बनी है? एक केराटिन प्रोटीन है उससे मिलके बनी है। केराटिन प्रोटीन होता है ना, एपिडर्मिस उससे मिलके बनी है और एपिडर्मिस का काम होता है वाटर के लॉस को रोकना, ठीक है? तो ये कुछ लेयर्स हैं एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ठीक है? अच्छा, अब हम इसकी नोटिंग कर लेंगे, कैस कहाँ कहाँ से और कितनी जरूरत है हमें नोटिंग की।
मैं आपको वो मार्क करवा देता हूँ, ठीक है। ये आप लोग सबसे पहले यहाँ से मार्क करना शुरू करें। ह्यूमन स्किन से स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन आएगा, फिर केराटिन प्रोटीन तक आ गया ये, ठीक है। फिर है डर्मिस, ये आपने लिखना है। अच्छा, ये डर्मिस के बारे में पूरा आएगा। फिर है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस और यहाँ तक, ठीक है। ये एक एक लेयर की, और ये हेडिंग अपनी अपनी लेयर की हेडिंग डालिएगा, डर्मिस, हाइपोडर्मिस और ये एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की हेडिंग इससे पहले आएगी, यहाँ है। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लिया, फिर आपने द आउटर से शुरू करने से पहले आपने एपिडर्मिस की हेडिंग डालनी है। फिर अच्छा, इसका फंक्शन भी लिख लीजिएगा काइंडली, इट इज, यहाँ तक, ठीक है। प्रोटेक्टिव लेयर तक बस, ठीक है, यहीं तक बस, ये इसका फंक्शन भी हो गया। तो यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक लिखना है, फिर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, इससे पहले आपने एपिडर्मिस की हेडिंग डालनी है, ठीक है। साथ में ये डायग्राम लाजमी बनेगी, डायग्राम बना लीजिएगा। अच्छा, फिर है रोल ऑफ स्किन एंड मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। स्किन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है, मैंने आपको बताया हुआ है। पहला, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है हॉट हॉट एरियाज में, जैसे फॉर सपोज हॉट सीजन में अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो आपकी बॉडी के अंदर से पसीना आने लगता है। फिर आप जब आपने देखा है, जब आपको हवा लगती है पसीने के अंदर तो आपको ठंडा महसूस होता है, कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है। वो यही होता है क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, तो ब्रेन ये मैसेज देता है कि पसीना को निकलना चाहिए। तो जब स्वेट निकलेगा तो आपकी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट होगा और आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज नहीं होगा। फिर है लेइंग डाउन ऑफ हेयर। आप गर्मियों के मौसम में आपके बाल जो हैं वो सारे बैठे हुए होते हैं। कभी आपने देखा है गर्मियों के मौसम में बाल आपके खड़े हुए या उठे हुए? नहीं ना, सर्दियों में ऐसा होता है, सर्दियों में बाल उठ जाते हैं, ठीक है। तो गर्मियों में आपके बाल बैठे हुए होते हैं, ये भी एक तरह का एक ये समझ लें आप कंडीशन है एक, कि ये भी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने से रोकती है, मतलब राइज बढ़ाने से रोकती है, ठीक है, बढ़ने से रोकती है। ताकि आपकी अगर बाल बैठे हुए होंगे तो आपकी बॉडी पे हवा लगती रहेगी। जब आपकी बॉडी पे हवा लगेगी तो अ, आपके स्किन पे हवा लग रही है, मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर फिर कूल रहेगा, हवा ठंडी लगेगी। जो भी आपकी बॉडी का एयर से कांटेक्ट होगा और आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ठीक है। फिर है वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन कहते हैं कि जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है ना वो खुल जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, गर्मियों के मौसम में खुल जाती हैं, ब्लड को फ्लो करने का मौका मिलता है और ज्यादा ब्लड फ्लो कर सकता है आसानी से, ठीक है। इससे ये होता है कि जब एक इतना सरफेस एरिया मिल जाता है तो उससे हीट ज्यादा लॉस हो सकती है, आराम से लॉस करवा सकते हैं हीट का, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है ना। तो जब टेम्परेचर राइज होगा, वेजो डायलेशन में क्या होता है, जो आर्टरीज होती हैं ना, आर्टरीज थोड़ी खुल जाती हैं। जैसे ये अगर ये नॉर्मल इतनी खुली हुई है तो आर्टरी का जो ये वाला खुला हुआ जहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा होता है ना वो ज्यादा खुल जाता है, मतलब ब्लड को फ्लो करने के लिए और ज्यादा स्पेस मिल जाती है। तो इससे होता ये है, इससे हीट आसानी से, अगर ब्लड में ज्यादा हीट मौजूद है तो ज्यादा एरिया मिलने की वजह से हीट बाहर निकल जाती है, ठीक है, टेम्परेचर इससे भी कूल हो जाता है। फिर कोल्ड वेदर में उल्टा कर लें आप, बाल जो हैं वो आपके उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इससे ये होता है कि जो हवा है ना वो डायरेक्टली आपकी स्किन पे कांटेक्ट में नहीं आती, ठंडी हवा, इससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर गिरता नहीं है। एक एयर की लेयर आ जाती है उन बालों के दरमियान, वो रोकती है टेम्परेचर को मजीद गिरने से, ठीक है। फिर है वेजो कॉन्ट्रैक्शन या वेजो कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। इससे आर्टरीज या जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका जो डायमीटर होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है। जैसे यहाँ पे खुल गया ना तो यहाँ पे और कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, डायमीटर और छोटा हो जाएगा, ठीक है, और छोटा हो जाएगा, डायमीटर, छोटा डायमीटर हो जाएगा। इस तरह देख देख रहे हैं, यहाँ पे डायमीटर छोटा है और यहाँ पे देख लें यहाँ पे बड़ा है। इससे होता है कि हीट लूज नहीं होती, इतनी आसानी से हीट लूज नहीं होती। बस इसके अलावा स्वेट प्रोडक्शन, हाँ, स्वेट प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, सर्दियों में आपको पसीना भी कम आता है,
ठीक है, ये कोल्ड टेम्परेचर यानी कि थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है, किस तरीके से हॉट टेम्परेचर में किस तरह से कंट्रोल होता है और कोल्ड टेम्परेचर में कैसे कंट्रोल होता है। इसके अलावा इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट, सर्दियों में आपका मेटाबॉलिक रेट, आपकी एक्टिविटीज का रेट, स्पीड बढ़ जाती है। जब स्पीड बढ़ती है तो हीट प्रोड्यूस होती है और हीट फिर वो बॉडी इस्तेमाल करती है। ठीक है, ये हो गया आपका वेजो कंस्ट्रक्शन वगैरह। ठीक है, अच्छा पहला आपने यहां से लेकर ये भी नोट करना है, यहां से लेकर पहले यहां तक। ठीक है, फिर उसके बाद ये पूरा आ जाएगा। ये भी कोई इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग्स नहीं है, और ये भी पूरा आ जाएगा। ठीक है, ये आपने पूरा पूरा कॉपी करना है। अच्छा, इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इसको रीड करना है आपने खाली। ठीक है, नहीं भी समझ आए तो घबराने की बात नहीं है, इसको सिर्फ रीड करना है। ठीक है, इसमें हो सकता है थोड़े बहुत एमसीक्यूज आ रहे हैं, सिर्फ कुछ बताया हुआ है कि आपके ब्लड में आयंस वगैरह और सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड, इन सब के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के मिनिमम लेवल को मेंटेन किया जाता है आपकी बॉडी के अंदर, और ये लंग्स किस तरह से मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है, तो आप इसको बस रीड कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं भी समझ आए तो घबराने की बात नहीं है, जो मैं चीजें समझा रहा हूँ आप पहले उसको अच्छी तरह समझ लें। ठीक है, बाकी आप इसकी रीडिंग कर लीजिएगा, इसके अलावा इसकी भी आपने रीडिंग करनी है। ठीक है, ठीक है, ये भी रीड करना है, ये भी रीड कर लेना है। ठीक है, अच्छा अब आ जाएं इस पे, यूरिनरी सिस्टम इन मैन। The urinary system consists of pair of kidneys, pair of ureters and urinary bladder and urethra. अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये किडनीज हैं, यूरिनरी सिस्टम जहाँ से, क्योंकि यूरिन यहीं से आपका बनता है इसी सिस्टम के अंदर, तो ये यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन है। इसमें दो किडनीज होते हैं, पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, फिर किडनी से दो पाइपलाइंस निकल रही होती हैं जिसे कहते हैं यूरेटर्स। ठीक है, और ये यूरेटर्स जो हैं वो एक ब्लैडर के अंदर, एक जगह के अंदर खुलते हैं जिसमें ब्लैडर होता है, जिसमें यूरिन स्टोर होता है, और फिर यूरिन एक ओपनिंग के जरिए बाहर आ जाता है जिसे यूरिथ्रा यूरिथ्रा कहते हैं। ठीक है, किडनीज, अभी किडनीज ये भी आप सिर्फ रीड करना, ये आसान बात है। किडनी किस शेप की हैं, किस कलर की हैं, कहाँ पे मौजूद हैं, लोकेशन बताई हुई है, यूरिटर के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर किस तरह का होता है, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर जब क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा आता है, यूरिथ्रा एक ओपनिंग है, सिर्फ ये बताया हुआ है जो मैं आपको मेन मेन बातें बता चुका हूँ इसमें। यूरिनरी ब्लैडर में जिस तरह आपको पता है यूरिन स्टोर होता है, मेन 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 बातें आपने याद रखनी है। यूरिथ्रा के अंदर एक ट्यूब है, एक ओपनिंग है जहां से यूरिन बाहर आ जाता है आउटसाइड द बॉडी। यूरिटर जो है वो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है। ठीक है, और साथ में किडनीज जो हैं वो क्या करती हैं, किडनीज सिर्फ आपकी बॉडी में प्यूरिफिकेशन का काम करती हैं। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया है और ये भी आता है। अच्छा, अगर जिसके पास बायो की पुरानी बुक है ना, तो उसमें ये यूरिनरी सिस्टम बहुत अच्छी डायग्राम बनी हुई है, तो काइंडली आप वहां से रेफर कर लें, वरना आपको नहीं समझ आए तो यहाँ से आप बना लीजिएगा। ये वाली डायग्राम बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल, ये बिल्कुल शॉर्ट में पूछी जाती है, सिर्फ इतना हिस्सा बनाना है ये आपने बस। ये इंसान जो बना हुआ है ना, ये इंसान की स्किन जो बनी हुई है, ये बनाने की जरूरत नहीं है। जो मैंने मेन चीज बनाने को बोली ये हाईलाइट कर दी है, सिर्फ आपने ये बनाना है, लेबलिंग प्रॉपर करनी है। वरना अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा, आप पुरानी बुक से उठा लें, जिनके पास पुरानी बुक्स हैं वो प्लीज पुरानी बुक को फेंके मत, कहीं किसी को दे नहीं, उसमें डायग्राम्स बहुत अच्छी बनी हुई है, आप वहां से यूज करें डायग्राम का मटेरियल। ठीक है, फिर इसको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा मार्क करवा देता हूँ। ये आपने हेडिंग लिखनी है, यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, अच्छा इतना ज्यादा इसमें कुछ आएगा नहीं, वो सिर्फ इसमें से डायग्राम का पूछेगा बस। ठीक है, और इसके अलावा एक एक पॉइंट आप बता दें तो बहुत है, मैं आपको यहाँ से एक एक पॉइंट मार्क करवा रहा हूँ।
पहले किडनी पे मार्क कर लेते हैं, पॉइंट एक पैराग्राफ छोटा था, ठीक है, यहाँ तक ये हो गया किडनी का, बस इससे ज्यादा नहीं। यूरिटर ये पूरा ही मार्क कर लें, यूरिनरी, और ये भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। और हाँ ये भी पूरा, ठीक है। एक एक पैराग्राफ सबका आ गया, और या तो वो शॉर्ट में ये इसकी डिस्क्रिप्शन पूछ लेगा, या वो शॉर्ट में यूरिनरी सिस्टम को बनाने को दे देगा। तो आपको ये दोनों चीजें करनी है, ठीक है। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में आउटर जो डार्क कलर का ये वाला जो पोर्शन है, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। फिर जो इनर पोर्शन है, ये लाइट कलर का होता है। ये आपको बुक में इस तरह की डायग्राम नजर आ रही है, लेकिन असल में हकीकत यही है कि जो आउटर पोर्शन होता है ना, आपको जब बकरा ईद होती है, तो जब बकरे या गाय के जो गुर्दे आते हैं, उसको कभी काट के देखिएगा, आपको नजर आएगा बाकायदा तौर पे बाहर वाला पोर्शन लाइट होता है, इनर पोर्शन, ओ सॉरी, जो बाहर वाला पोर्शन होता है ना, वो थोड़ा सा लाइट होता है, डार्क, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं, डार्क होता है। और बहरहाल कलर के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको जो बस मैं बता रहा हूँ वो याद रखिए। अगर कलर नहीं भी समझ आ रहा तो कलर को छोड़ दें। आउटर पोर्शन आपने याद रखना है कॉर्टेक्स, इनर पोर्शन याद रखना है मेड्यूला। ये इनर पोर्शन है और ये आउटर पोर्शन है, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स, इनर पोर्शन मेड्यूला, ठीक है। वो आर्टरी जो हार्ट से किडनी तक ब्लड लेकर आती है उसे आर्टरी कहते हैं, लेकिन कौन सी आर्टरी? रेनल आर्टरी। फिर वो आर्टरी जो एक वो वेन जो कि किडनी से वापस हार्ट तक लेके जाती है, वो रेनल वेन, ठीक है। फिर ये जो एक खड्डा सा नजर आ रहा है आपको, ग्रूव सा नजर आ रहा है, इसे कहते हैं किडनी का पेल्विस। और फिर किडनी से एक पाइपलाइन जाती है, यूरेटर, कहाँ तक जाती है? यूरिनरी ब्लैडर तक, इसको यूरेटर कहते हैं। इस पूरी चीज को कैप्सूल भी कहा जाता है, कैप्सूल। फिर इसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, कॉर्टिकल ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, अब ये क्या होता है? माइनर कैलिक्स यहाँ पे नेफ्रॉन का ही एक स्ट्रक्चर होता है। अभी नेफ्रॉन क्या होता है ये भी आपको पता चल जाएगा। फिर मेजर कैलिक्स, ये भी किडनी का पार्ट होता है, ठीक है। और ये किडनी का कौन सा पार्ट होता है? ये आपके नेफ्रॉन के अंदर का पार्ट होता है। मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, जक्स्टा मेड्यूलरी और ग्लोमेरुलस और कॉर्टिकल ग्लोमेरुलस, ये सब आपको टर्म्स अभी नेफ्रॉन जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अच्छा एक और बात, आपकी पुरानी बुक में किडनी की डायग्राम बहुत अच्छी बनी हुई है, तो मेरी गुजारिश ये है, जिन जिन के पास पुरानी बुक्स हैं वो पुरानी बुक से बनाएं, ठीक है। वो पुरानी बुक से बिल्कुल बनाएं, बिल्कुल नहीं कटेंगे नंबर, क्योंकि ये कॉर्टिकल ग्लोमेरुलस, माइनर ग्लोमेरुलस, ये सब, इन सब के बारे में आपकी बुक में कोई डिटेल नहीं गिवन है। सिर्फ यही लेबलिंग करी हुई है और कुछ भी नहीं गिवन है आपकी बुक में। तो मैं, मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे इन टर्म्स को डिस्क्राइब करने की जरूरत है। आपको इन टर्म्स को सिर्फ याद करना है। आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आके खुद पढ़ लोगे कि क्या क्या मतलब है इन सब बातों का, क्योंकि मुझे बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, आपका कोर्स इतना लंबा है नहीं। ये वाली डायग्राम भी आप लोगों ने ड्रॉ कर लेनी है, आइदर पुरानी बुक से या फिर नई बुक से। मेरा मशवरा ये है, डायग्राम जितनी भी हैं, वो जो चीजें जो पुरानी बुक्स में आ रही हैं, काइंडली वहां से ड्रॉ करें। वहां पे लेबलिंग भी अच्छी है, यहाँ पे मुश्किल है, ठीक है, तो वहां से ड्रॉ करें, आपके नंबर नहीं कटेंगे। अच्छा एक और बात, पेरिटोनियम का वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। पेरिटोनियम क्या होता है? पेरिटोनियम कहते हैं किडनी के ऊपर लेयर होती है एक, जिस तरह हार्ट के ऊपर लेयर होती है, हमारे ऊपर एक लेयर होती है स्किन की, इस तरह किडनी के ऊपर भी लेयर होती है, उसको कहते हैं पेरिटोनियम, ठीक है। फिर पेरिटोनियम और किडनी के दरमियान एक लिक्विड मटेरियल होता है जिसे कहते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। ये दोनों क्या काम करते हैं? किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं, बस। फिर बाकी ये डिटेल्स हैं, आपने डिटेल्स जो है वो इतनी एज सच, उसके लिए बस पढ़ लीजिएगा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक की डायग्राम बनेगी, ठीक है। पेरिटोनियल फ्लूइड यहाँ तक, ठीक है। फिर आपने पैराग्राफ में लिखना है इसको, पहले ये पैराग्राफ खत्म, फिर यहाँ से दूसरा पैराग्राफ शुरू, फिर पेल्विस तक खत्म, ठीक है। फिर यहाँ से तीसरा पैराग्राफ, यहाँ से शुरू, फिर यहाँ तक, बस किडनी तक। ये आपके 3 पैराग्राफ्स हो गए, ठीक है, बस।
फिर आता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ये जिस तरह से आपकी किडनी बनी है ना, जिस तरह से आपकी बॉडी बनी है सेल से मिलके, इसी तरह नेफ्रॉन बना है किससे मिलके, ओ सॉरी, किडनी बनी है किससे मिलके किससे, जिस तरह हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी है, किडनी किससे मिलके बनी है, नेफ्रॉन से। तो आपकी किडनी के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि आपको अपनी आईज से नजर नहीं आएंगे, ये नजर आएंगे आपको अपनी माइक्रोस्कोप से, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ना किडनी के अंदर होता है, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे होता है, यहाँ पे। मैं आपको किसी और मार्कर से दिखाता हूँ। अच्छा, ग्रीन से आई होप नजर आ जाए आप लोगों को। यहाँ पे होता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, इधर इधर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, तो मैंने बहुत कम बनाए। यहाँ पे बहुत सारे, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे का मतलब 1 मिलियन होते हैं। आपकी किडनी पूरी भरी हुई होती है नेफ्रॉन से। अच्छा, अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ये चीज। एक ये पार्ट होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। काइंडली मेरी गुजारिश है, इसकी भी आपने डायग्राम बनानी है, बट आपने एक चीज का ख्याल रखना है। अगर आपको यहाँ पे समझ आ रहा है, आप यहाँ से ये वाली डायग्राम ड्रॉ कर लें कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, वरना आपकी पुरानी बुक में भी नेफ्रॉन का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, वहां से ड्रॉ करें तो बिल्कुल आराम से इजीली ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब शुरू करते हैं इसका स्ट्रक्चर। 4 पार्ट्स होते हैं टोटल। पहला है ग्लोमेरुलस, जिससे अभी पढ़ रहे थे ना, ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस, जो ये ग्लोमेरुलस, ये वही ग्लोमेरुलस है। टाइप्स होती हैं ग्लोमेरुलस की, जक्स्टा मेडुलरी, कॉर्टिकल, ठीक है। अब ये होते क्या हैं ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। कॉर्टिकल है, कॉर्टेक्स के अंदर जितने भी होंगे वो कॉर्टिकल ग्लोमेरुलस, मेडुला के अंदर जो भी होंगे वो जक्स्टा मेडुलरी ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस ये पार्ट होता है, ये वाला पार्ट ग्लोमेरुलस होता है। मुझे लग रहा है कि मुझे मार्कर का कलर चेंज करना पड़ेगा, मैं चेंज कर देता हूँ। ब्लू ठीक है ना। ये वाला हिस्सा ग्लोमेरुलस होता है, ये पार्ट नंबर 1, इसमें ब्लड वेसल्स आती हैं, ठीक है, और यहीं से ब्लड फिर वापस आ जाता है। फिर एक ये हिस्सा होता है और एक ये हिस्सा होता है। इसको मैं अलग अलग मार्कर से शो कर देता हूँ, आपको समझ क्लियरली आएगा, ठीक है। पहला हिस्सा ब्लू मार्कर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा। फिर है ग्रीन से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये, और एक ये ये पाइप्स है ना। फिर ये वाला, ये वाला हिस्सा। कितने पार्ट्स हो गए, 3। फिर लास्ट हिस्सा ये वाला, ये, ठीक है। अच्छा, अब मैं ब्लैक से कर, ठीक है, इसे कर लेते हैं। इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस या फिर बाउमेन्स कैप्सूल कहते हैं इसको। इन दोनों पार्ट्स को कहा जाता है कॉन्व्यूलेटेड टोब्यूल। जो पहला कॉन्व्यूलेटेड टोब्यूल है ना, ये पहला वाला, इसको कहते हैं प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टोब्यूल। ये जो दूसरा वाला हिस्सा है इसको कहते हैं डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टोब्यूल। ये जो लंबी सी लाइन है ना, ये वाली जो मैंने ये पर्पल से ड्रॉ करी है नीचे, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। एक ये पार्ट मैंने बता दिया, एक ये पार्ट बता दिया, ठीक है, लूप ऑफ हेनले। फिर ये वाला जो लास्ट पार्ट होता है इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर, बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर, ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कहते हैं इसको, या ग्लोमेरुलस कह लो या ग्लोमेरुलर कैप्सूल कह लो, ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, बाउमेन्स कैप्सूल एक ही बात है, ठीक है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स आती हैं, ब्लड यहाँ पे आता है, ब्लड यहीं पे प्यूरिफाई होता है। फिर यहाँ से जितने भी वेस्ट होते हैं ये सारा इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होता हुआ फिर आता है लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में फर्दर प्यूरिफिकेशन होती है, फिर यहाँ से
डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आते 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 फिर ये कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ कहाँ चला जाता है, इस यूरेटर के अंदर। ये जो बड़ा सा पाइप है ना यहाँ, ये सारे जो जितने भी कलेक्टिंग डक्ट है ना, ये फिर ये यूरेटर के अंदर खुलते हैं। यूरेटर के अंदर खुलते हैं, फिर यूरेटर के बाद ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चले जाते हैं यूरिन की फॉर्म में। अब जो इसके अंदर जाएगा ना वो यूरिन होता है। ये यूरिन फ्लोज इनटू रेनल पेल्विस, यानी कि इसके अंदर ये यहाँ इस रेनल पेल्विस यहाँ पे जो पार्ट होता है यहाँ पे यहाँ पे आता है, ठीक है, यूरिन। तो पूरी पूरी जो प्योरिफिकेशन होती है वो नेफ्रॉन के अंदर होती है। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसके अंदर, ठीक है। अब आपको आगे थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, ये रहा। अच्छा, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, काइंडली नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना है सबने। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनेगा लाजमी, इस पर डबल टिक कर लें। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे लगेगा, बल्कि एक मिनट इसके पार्ट्स लिख लें क्योंकि पार्ट्स पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से लेकर बस यहाँ तक ये हो गए पार्ट्स भी, और इसमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी बता दिया। बस आपने इतना डिस्क्राइब कर दिया, बहुत है बस, ठीक है। अच्छा, इसमें ब्लड वेसल्स के बारे में भी आया हुआ है ना, एक मिनट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बहुत है, यहाँ तक आपके पास ये पार्ट्स हो गए, ठीक है। फिर आपने ब्लड वेसल्स की हेडिंग डाल के आपने नेफ्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस, ठीक है। ये हो गया आपके पास ब्लड वेसल्स। हाँ, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है बस। और ये सब बस इसको रीड कर लीजिएगा, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। अच्छा देखें, एक और बात, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन जो है ना वो यहाँ पे भी बताया हुआ है। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन ये भी बताया हुआ है, ठीक है। मेरी गुजारिश है, देखो एग्जामिनर का कुछ पता नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन करना है, तो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन आप पॉइंट्स की फॉर्म में यहां से लिख सकते हो, है ना। अगर वो पॉइंट्स की फॉर्म में पूछता है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन बता दें, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, ये फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन हो गया, ठीक है। सब वही है जो मैंने आपको अभी बताया है। यहाँ पे मैं फिर बता देता हूँ एक बार फंक्शन। आर्ट्रियोल यानी कि आर्टरी से, रेनल आर्टरी से आता है किसके अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर आया, ग्लोमेरुलस के अंदर प्यूरिफाई आया, वापस रेनल वेन से वापस आ जाता है। अब जो वेस्ट यहाँ पे जमा होता है ना ग्लोमेरुलस के अंदर, वो सारा वेस्ट इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होता हुआ फिर लूप ऑफ हेनले में आता है, लूप ऑफ हेनले से होता हुआ मजीद प्यूरिफाई होता है जो वेस्ट होता है, फिर फाइनली जो कंफर्म्ड वेस्ट होता है वो यूरिन की फॉर्म में यहाँ से बाहर आ जाता है। सिंपल है, ठीक है। इस प्रोसेस को पढ़ लीजिएगा, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। फिर यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया जो है वो एक किस्म का एक वेस्ट है जो आपके लिवर है ना, कलेजी जिसे कहते हैं, जिगर कहते हैं, वो वाले सेल्स ये यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में जब प्रोटीन की ज्यादती हो जाती है ना तो प्रोटीन को ब्रेक किया जाता है, जिससे प्रोटीन के बेसिक यूनिट को अमाइनो एसिड कहते हैं, यानी कि प्रोटीन मिलके बना होता है अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड को ब्रेक किया जाता है, फिर अमाइनो एसिड से अमोनिया निकलता है। अमोनिया एक वेस्ट होता है, इसकी डी अमाइनेशन होती है। डी अमाइनेशन क्या होता है, ठीक है। अब ये क्योंकि अब मैं आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, अब मेरी ये समझ नहीं आ रहा, इतनी
कॉम्प्लेक्स टर्म्स मेरी समझ नहीं आ रहा आप आपके कोर्स में क्यों डाली हुई है जब इसकी डिटेल्स ही नहीं गिवन है। तो एक 9-10 का बच्चा इसको समझ ही नहीं सकता, डीअमाइनेशन, फिर ये सारे प्रोसेस, क्योंकि अब पूरा फर्स्ट ईयर से कॉपी हुआ मटेरियल आपकी 9-10 की बुक्स में डाल दिया गया है। और या तो फिर थोड़ी डिटेल दे देते या थोड़ी डिटेल को कम कर देते, जो एक्स्ट्रा मटेरियल लिखा हुआ है जिसपे डिटेल्स ही नहीं गिवन है। डीअमाइनेशन क्या होती है? डीअमाइनेशन अमोनिया को रिमूव करना, ठीक है, इतना मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। अमोनिया को रिमूव करना डीअमाइनेशन होती है। फिर इसके चक्कर में एक सब्सटेंस जो है अमोनिया को अब रिमूव कैसे किया जाता है, अमोनिया को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाया जाता है जिसे कहते हैं यूरिया। वो लेस हार्मफुल हो जाता है। अगर अमोनिया एक गैस है, अमोनिया अगर आपकी बॉडी में बनती है ना, अगर जब अमाइनो एसिड ज्यादा हो जाते हैं तो लिवर सेल इनको तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद अमोनिया गैस रिलीज होती है। अमोनिया एक हार्मफुल गैस है, बहुत हार्मफुल गैस है, या फिर अमाइनो ग्रुप भी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये इतनी हार्मफुल होती है कि आपकी बॉडी में फौरन कोई ना कोई उस जगह में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इस हमारी बॉडी इस अमोनिया को या अमाइनो ग्रुप को क्या करती है, वो एक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती है, और वो भी वेस्ट ही होता है, उससे यूरिया कहते हैं, लेकिन वो लेस हार्मफुल होता है अमोनिया के उसमें, मतलब कंपेयर करें। तो फिर इस यूरिया को एक्सक्रीट करवाया जाता है, किसकी फॉर्म में? स्वेट की फॉर्म में। स्वेट, जब आपको पसीना आता है ना, तो पसीने में आपका पसीने में आपका यूरिया होता है, और इस यूरिया को पसीने के जरिए बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। फिलहाल आपने यूरिया फॉर्मेशन भी पूरा याद करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे नोट पूरा वो दे सकता है, यूरिया फॉर्मेशन की हेडिंग आ जाएगी। अच्छा, यूरिन फॉर्मेशन। अच्छा, फिलहाल अभी इसको छोड़ें, पहले आपको छोटी छोटी चीजें करवा देता हूँ। रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन। अच्छा, इसकी रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है, इसकी आपने रीडिंग कर लेनी है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो मैं टॉपिक्स आपको बोल रहा हूँ रीडिंग करने के लिए, किडनी का मतलब क्या रोल है, किस तरह से किडनी जो है वो वाटर को मेंटेन करती है। एक्सेस वाटर होगा तो वो जाहिर सी बात है बाहर निकालेगी ना वाटर को, है ना। एक्सेस वाटर होगा तो वाटर को बाहर निकालेगी। अच्छा, आपके लेवल पे मैं इतनी इससे ज्यादा मैं इंफॉर्मेशन दे ही नहीं सकता, क्योंकि आपका वो अभी लेवल नहीं कि आपको बहुत सारी चीजों का पता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप डिटेल से ये सब पढ़ोगे। तो इतना बता देता हूँ कि वाटर अगर ज्यादा हो जाता है तो किडनी उसको यूरिन की फॉर्म में बाहर निकालती है, ठीक है, जाहिर सी बात है। और फिर किडनी, अगर आपकी बॉडी में वाटर की कमी है तो किडनी कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है, यानी कि वाटर को कम से कम एक्सक्रीट आउट करवाती है किडनी, ठीक है। किडनी में खुद ही सेल्फ नेचुरल पावर है ये किडनी के अंदर, ये खुद ही काम करती है। वो पहले ब्रेन मैसेजेस ऑर्डर्स देता है कि बस मतलब अगर बॉडी में कमी है तो ब्रेन ये मैसेज देता है किडनी को कि बॉडी में पानी की कमी हो रही है, तो पानी कम से कम बाहर जाए, तो किडनी कंसंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस करती है। और अगर बॉडी में पानी की ज्यादती है तो किडनी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती है। ऑस्मो रेगुलेशन इस तरह से किडनी मेंटेन करवाती है, ठीक है। इसको आपने सिर्फ रीड कर लेना है, ठीक है। एज सच इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं किडनी स्टोन पे। व्हाट इज किडनी स्टोन? जो पथरी हो जाती है, ठीक है, वो किडनी स्टोन कहलाता है, ठीक है। अब ये किससे बनता है? मिलके बनते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये केमिकल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। आप जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जैसे स्पिनच या वगैरह, ये सब जो खाते हैं, अगर वो प्रॉपरली कुक्ड नहीं होती तो, और वो आप ऐसी खा लेते हो, तो उससे भी किडनी स्टोन होने का प्रॉब्लम है। होता ये है कि जब आप कच्ची सब्जी खा लेते हो, मैं उसकी नहीं बात कर रहा जो आप कच्ची खाते हो, जैसे अ, खीरा या गाजर वगैरह हो गई, ये आप रॉ खा लेते हो। लेकिन कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो कि आप रॉ नहीं खा सकते, उसको आपको पकाना पड़ता है, ठीक है। तो आपको पता है प्लांट्स की जो आउटर लेयर होती है वो सेल वॉल होती है, और सेल वॉल इसी से मिलके बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो पकाने से होता ये है कि ये सेल वॉल जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो इस वजह से फिर सॉफ्ट हो जाता है फूड, ठीक है। वरना आप कैल्शियम ऑक्जेलेट खाते हो, कैल्शियम कार्बोनेट खाते हो, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्जेलेट जब आप खाते हो
तो आपकी बॉडी में ये जमा होते रहते हैं, ठीक है। अगर प्रॉपरली कुक्ड नहीं होती सब्जियां, ग्रीन सब्जियां स्पेशली, क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल के अंदर ये कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम कार्बोनेट की ये क्वांटिटी ज्यादा होती है। अच्छा, फिर यही आपकी किडनी स्टोन बनाने में, मतलब इसी का एक रोल होता है किडनी स्टोन बनाने में। और किडनी स्टोन फिर आपकी बॉडी में फंस जाता है, और फिर या तो ऑपरेट करवाना पड़ता है, क्योंकि आपको जब यूरिन पास हो रहा होता है तो आपको पेन होता है, ठीक है। वो पेन की वजह ये होती है क्योंकि या तो स्टोन है फंसा हुआ, या फिर आ, इतना अच्छा, कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, तो वो खुद ही टूट के यूरिन के जरिए निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बड़े होते हैं तो उनको ऑपरेट करवाना पड़ता है, ठीक है। और ऑपरेशन का क्या प्रोसीजर है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको सिर्फ यहाँ पे किडनी स्टोन की हेडिंग डाल के किडनी स्टोन कर लेना है, यहाँ से लेकर टिश्यूज तक, ठीक है। इस पे नोट आ सकता है, काइंडली इसको कर लीजिएगा। फिर ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या है? अच्छा, इसका ट्रीटमेंट ये है, इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो लिथोट्रिप्सी या अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए। अगर किडनी का स्टोन छोटा है ना, तो लिथोट्रिप्सी यूज होती है। कुछ वेव्स होती हैं जिससे किडनी स्टोन को तोड़ा जाता है, कुछ वेव्स के जरिए, अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए। ये लिथोट्रिप्सी एक टेक्निक है जिसमें से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं, साउंड वेव्स होती हैं एक तरह से ये, और ये साउंड वेव्स जो हैं वो उस किडनी स्टोन को तोड़ देती हैं। लेकिन अगर किडनी स्टोन लार्ज है तो लिथोट्रिप्सी के जरिए किडनी स्टोन को तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि लार्ज स्टोन नहीं टूटते इतने आसानी से, बहुत हार्ड होते हैं। तो इनको फिर कट लगा के रिमूव करवाया जाता है, ठीक है। कैसे रोका जाता है किडनी स्टोन को? जब आप ज्यादा से ज्यादा पानी पियोगे ना, तो ये मिनिमाइज कर देता है, किडनी स्टोन बनाने में मिनिमाइज कर देता है, किडनी स्टोन नहीं बनते फिर, ठीक है। अच्छा, पहला आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ट्रीटमेंट इसका मैं बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर साउंड वेव्स तक। फिर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, फिर आपने करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। फिर है किडनी फेलियर। व्हाट इज किडनी फेलियर? किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म करने से फेल हो जाए, किडनी अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही, ये किडनी फेलियर होता है। नेफ्रॉन नहीं वर्क कर रहे, तो जाहिर सी बात है किडनी फेलियर ही होता है, ठीक है। ये किस वजह से होता है? जब आपकी बॉडी में जो सॉल्ट या मिनरल्स का जो अमाउंट है वो डिसबैलेंस हो जाए, उनका डिसबैलेंस हो जाए ब्लड के अंदर, तो किडनी फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाती, ठीक है। किडनी फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाती, और अगर अल्लाह ना करे ज्यादा ये मसला हो जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि वेस्ट आपकी बॉडी में बढ़ता जा रहा है, किडनी फंक्शन ही नहीं परफॉर्म कर रही, किडनी वेस्ट ही नहीं बाहर निकाल रही, तो कहाँ से जो है वो पेशेंट सरवाइव कर पाएगा? जब आपकी बॉडी में ही सारा हार्मफुल वेस्ट जमा हो रहा है, उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली क्या होगा, किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। किडनी फेलियर की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जब किडनी काम करना बंद कर दे, स्टॉप वर्किंग, तो किडनी इस कंडीशन को कहते हैं किडनी फेलियर, ठीक है। बस आपने किडनी फेलियर इतना इतना करना है। इसके अलावा किडनी डायलिसिस, ऐसा होता है कि जब किडनी परमानेंटली काम करना बंद कर दे तो किडनी ट्रांसप्लांट भी होता है कि दूसरी किडनी लगा दी जाए, लेकिन उसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन वरना आपको परमानेंटली किडनी डायलिसिस पे रहना पड़ता है। डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस डायलिसिस एक प्रोसेस है जिससे किडनी तो प्यूरिफाई, क्योंकि किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को साफ करना ताकि वेस्ट बाहर आए। तो किडनी जब फेल हो जाती है ना, जब किडनी फेल काम मतलब काम नहीं कर पाती, किडनी खराब हो गई या गुर्दे फेल हो गए जिसे आप कहते हैं, तो आपको एक मतलब आप मशीन के जरिए
ब्लड की प्योरिफिकेशन होती है। उस मशीन के जरिए ब्लड को प्योरीफाई करने को कहते हैं किडनी डायलिसिस। ठीक है, तो किडनी मतलब वो एक मशीन होती है, वो मशीन फिर ब्लड को प्योरीफाई करती है। ठीक है, ये 3 से 5 घंटे का प्रोसेस है। ठीक है, और ये कम से कम आपको 2 से 3 बार हफ्ते में करवाना पड़ता है। जो किडनी डायलिसिस पे होते हैं वो कम से कम 2 से 3 बार ही हफ्ते में करवाते हैं, और इस प्रोसेस को 3 से 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल वैसा प्रोसेस है। यानी कि जिस तरह किडनी वेस्ट को अलग करती है, जो डायलिसिस मशीन होती है वो भी इस तरह से ब्लड में से वेस्ट को अलग करती है। ठीक है, यही काम डायलिसिस का होता है। अच्छा, अच्छा, अब डायलिसिस की बात करते हैं। डायलिसिस की हेडिंग लिख के आपने पहले यहाँ तक करना है, यहाँ से लेकर पेशेंट से लेकर शुरू करना है, पेशेंट से लेकर और कंडीशन तक एंड कर देना है। ये आपकी डायलिसिस की कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद आपने किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में भी यहाँ पे गिवन है। तो किडनी ट्रांसप्लांट की हेडिंग डाल के आपने, अब मुझे नहीं पता है इन्होंने अलग हेडिंग क्यों क्यों नहीं डाली, इसी में घुसा दिया। तो आपने फिर किडनी ट्रांसप्लांट की हेडिंग डाल के यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। नहीं, 1 मिनट, यहाँ तक नहीं, रुके रुके, यहाँ तक बस। किडनी, ये हो गया आपका किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, अच्छा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाए यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है? यूरिन फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है, यूरिन फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका यूरिन बनता है। ठीक है, और 2 हिस्सों में डिवाइडेड है यूरिन फॉर्मेशन, एक है फिल्ट्रेशन और एक है रीअब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन के फिर फर्दर 2 प्रोसेस हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन। ठीक है, जो फिल्ट्रेशन होती है ना वो कहाँ कहाँ पे होती है? बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन होती है, जो यहाँ पे मैंने बताया ना, बाउमेन्स कैप्सूल, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है। ये रही, यहाँ फिल्ट्रेशन होती है बाउमेन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस के अंदर, और साथ में प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, होता यह है कि पहले होती है जब ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस के अंदर आता है, तो यहाँ से पास होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस के अंदर आता है, फिल्ट्रेशन हो गई। इस फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन का मेन स्टेप यहीं पे होता है। सारा वेस्ट इसी यहीं पे ग्लोमेरुलस के अंदर आ जाता है, यहाँ पे जमा हो जाता है, और यहाँ से प्यूरिफाइड ब्लड बाहर आ जाता है। ठीक है, इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, फिर जाहिर सी बात है किडनी है, इससे भी गलती हो सकती है। तो होता यह है कि कुछ दो थोड़ा बहुत वेस्ट फिल्टर नहीं हो पाता, वो फिर ये ब्लड वेसल जाती हैं प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर और डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर। फिर वहां पे सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन होती है, यानी कि जो वेस्ट नहीं, मतलब बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर फिल्टर नहीं हो पाता, वो फिर प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर फिल्टर होता है। इसे कहते हैं सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो मेल्फिजियन बॉडी के अंदर होती है, यानी कि मेल्फिजियन बॉडी, हाँ एक और नाम भी है, 4 नाम आपने सुन लिए, ग्लोमेरुलस, बाउमेन्स कैप्सूल, इसके अलावा मेल्फिजियन बॉडी। ठीक है, ये सारा ये सब मेल्फिजियन बॉडी भी यही होती है, ग्लोमेरुलस बाउमेन्स कैप्सूल एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, अब ये मेल्फिजियन बॉडी के अंदर, यानी कि बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। फिर
जो ब्लड प्यूरिफाई जाता है, फिर ये ब्लड जाता है प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। ये वहां पे जाने के बाद वहां पे फिल्ट्रेशन होती है, ब्लड पूरा फिल्टर हो चुका, फिर उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होती है। जाहिर सी बात है कुछ ऐसे यूजफुल सब्सटेंस भी फिल्टर हो जाते हैं, फिर उनको वापस रीअब्जॉर्ब कराना पड़ता है, ठीक है। तो डिस्टल और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर कुछ नॉन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, और लूप ऑफ हेनले के अंदर, यानी कि ये यहाँ पे पहले फिल्ट्रेशन होती है, हो गई फिल्ट्रेशन, फिर यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है प्रॉक्सिमल के अंदर, फिर डिस्टल के अंदर फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है, फिर होती है रीअब्जॉर्प्शन। क्योंकि कुछ ऐसे सब्सटेंस भी यूजफुल सब्सटेंस भी आ जाते हैं जिनको फिल्टर नहीं होना होता, ठीक है, तो उनको रीअब्जॉर्ब कराया जाता है, वापस जस्ट किया जाता है। कहाँ पे पहले होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होती है, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होती है। ऐसी रीअब्जॉर्प्शन को नॉन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर एक रीअब्जॉर्प्शन डिस्टल लूप ऑफ हेनले के अंदर होती है, वो 3 हार्मोन्स की मदद से होती है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन और कैल्सीटोनिन, इन हार्मोन्स की मदद से होती है। और ऐसी रीअब्जॉर्प्शन को सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। सेलेक्टिव का वर्ड वर्ड इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज सेलेक्ट करके रीअब्जॉर्ब हो रही होती है, वो है वाटर। वाटर अगर ज्यादा फिल्टर हो जाता है तो उसको वापस रीअब्जॉर्ब कराना पड़ता है, और वो कहाँ पे होता है, लूप ऑफ हेनले के अंदर, ठीक है। ये आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। अब इसका फंक्शन यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, अगर लॉन्ग में पूछ लेता है वो, तो आपने किस तरह लिखना है। ओके, लॉन्ग के लिए मैं आपको नोट करवा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, लॉन्ग के अंदर अब आप नोट कर लें। देखें, सबसे पहले वो आपसे पूछ सकता है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन आपने यहाँ से लिखना है, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन की हेडिंग आएगी, यहाँ तक लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन की हेडिंग आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिया, ठीक है। फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अच्छा, यहाँ तक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गई। फिर सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन, यहाँ तक लिख लें, ठीक है, सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन। फिर उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन की हेडिंग आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ, फिर ये दोनों पूरा, ठीक है। बस ये आपका यूरिन फॉर्मेशन के बारे में डिटेल हो गई। और अगर वो लॉन्ग में पूछता है ना, शॉर्ट में पूछेगा, तो आपने ये फंक्शन लिखने हैं, ठीक है। लॉन्ग में पूछेगा तो आपने यूरिन फॉर्मेशन से लिखना है। फिर आपने हेडिंग यूरिन फॉर्मेशन की नहीं डालनी, अगर वो स्पेसिफिकली यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पूछता है तब तो आपने ये लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में पूछता है तो आपने ये फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन लिखना है, ये 4 पॉइंट्स। अगर आपसे वो यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पूछता है तो आप यूरिन फॉर्मेशन की हेडिंग डाल के ये यहाँ ये पूरा लिखना है, ठीक है, यहाँ तक, जहां जहां जो जो मैंने मार्क करवाया है, ठीक है। और अगर वो लॉन्ग में ही फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन पूछता है तो आप ये बोलोगे, ये तो शॉर्ट में हुआ है, तो ये भी तो नेफ्रॉन का ही फंक्शन है ना, यूरिन फॉर्मेशन किसका फंक्शन है, नेफ्रॉन का। तो आप यूरिन फॉर्मेशन की हेडिंग नहीं डालिएगा, सिर्फ फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन की हेडिंग डाल के आप यहाँ से लेकर फिर यहीं तक कर लीजिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। वो अगर डायग्राम भी देता है तो डायग्राम एहतियातन, ये डायग्राम भी बना लीजिएगा। वैसे आज तक ये टेस्ट नहीं हुई, लेकिन बोर्ड वालों का कुछ नहीं पता, अगर वो टेस्ट हो गई डायग्राम तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये डायग्राम की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डायग्राम हो सकता है इंडिविजुअली अलग आए,
या डिटेल्स पूछ ले वो, तो जो भी आएगा अब आप लोगों ने आराम से खुद ड्रॉ कर लेनी है और खुद लिख लेना है, अब आपने याद करने का प्रोसेस शुरू करना है, ठीक है? ओके, अब इस वीडियो को मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है? इस चैप्टर को सही से सुनिएगा।